माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 28 ऑफ जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज एनालिसिस हम करेंगे, जिसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है और इसी को हम डिटेल में समझेंगे, वो है अडानी ग्रुप के बारे में। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक केस स्टडी की थी, जिसमें हमने गूगल के के ऊपर जो केस चल रहा है, एंटी ट्रस्ट वाला जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके बारे में हमने समझा था। उसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी, वो भी जरूरी है समझना हम सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में और इकोनॉमिकल पॉलिसीज के बारे में जुडिशरी के हवाले से भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। साथ ही साथ ये वाला जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल या कहना चाहिए केस स्टडी है, वो हमारे जीएसटी के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम कवर करेंगे। साथ ही साथ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी इससे कवर होते हैं, बिकॉज हम सब जानते हैं कि अडानी ग्रुप एक बड़ा बहुत ही रिनाउंड ग्रुप है, जो हमारी एक जो कहना चाहिए हमारे इंडियन इकोनॉमी के बैकबोन वाले के लेवल पर आता है, जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेकर के बड़े इन्वेस्टर्स के रूप में इनका एक अलग अलग जगह है, हम सुनते हुए आ रहे हैं। और वैसे भी अगर ग्लोबल लेवल पे इनकी लिस्टिंग की बात करें, तो सेकंड या थर्ड नंबर पे इनका नाम आता है मार्केट कैप के हिसाब से या मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। ना जो वर्थ है इनकी, मतलब वेल्थ के हिसाब से। ना जो न्यूज बन रही है आजकल, वो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जो नाम है हिंडनबर्ग का, तो हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है अपनी वेबसाइट पे। और उन्होंने वहां पर इनको कहते हैं कि शॉर्ट सेलर जो कंपनी है, वो शॉर्ट सेलिंग में डील करती है, तो समझेंगे क्या है बाद में। और इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिन्होंने कुछ कंसर्न्स को फ्लैग किया है अडानी ग्रुप के हवाले से, और उन्होंने कुछ चीजें मेंशन करी हैं। और ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस और आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स ट्रिब्यून सब जगह आपको इस तरह के स्क्रीन पेपर में न्यूज मिल जाएगी। और ये मैंने फिलहाल स्क्रीनशॉट आपसे शेयर किया हुआ है, जो आज की ही न्यूज में आया है। Now, गौतम अदानी slips to number 7 on Forbes list, और इस रिपोर्ट के बाद जो गौतम अदानी है, उनका नंबर 7 हो गया फोर्ब्स की लिस्ट में। उनकी वर्थ नीचे आ गई है, या वेल्थ कहना चाहिए, जो लिस्टिंग वाली वेल्थ होती है, वो नीचे आ गई है। Now, sweeping sell-off in Adani stock group loses 3.37 lakh crore in market cap। ध्यान दीजिएगा, जनवरी से 27 का ये रिपोर्ट है इकोनॉमिक ब्यूरो। और अब इसको थोड़ा डिटेल में और हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। दूसरी न्यूज हमारी ट्रिब्यून की है, उनकी वेबसाइट से मैंने ली है 28 जनवरी की, जो आज की ही न्यूज है, जिसमें लिखा है कि सेंसेक्स के ऊपर जो स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स सेंसिटिविटी इंडेक्स है, वो 874 पॉइंट नीचे चला गया आफ्टर रिपोर्ट ऑन अडानी ग्रुप। एफआईआई कॉशन बिगेस्ट सिंगल डे लॉस इन मोर देन अ मंथ। और एक साल में सबसे ज्यादा ये बिगेस्ट सिंगल डे लॉस है मार्केट के नीचे आने का, जो 874 पॉइंट्स तक चला गया है। ठीक है। नाउ आज ही की द हिंदू की न्यूज है कि सेबी सेट टू रेज सिक्योरिटी ऑफ अडानी ग्रुप ट्रांजैक्शंस। और सेबी ने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं जो एक रेड फ्लैग की तरफ ले जाते हैं, और सेबी के जो नियम कायदे कानून हैं, उनको तोड़ने की तरफ ले जाते हैं, जिसकी वजह से सेबी ने, जो वॉचडॉग है स्टॉक मार्केट का, उन्होंने स्क्रूटनी के लिए कहा है अडानी ग्रुप के ट्रांजैक्शंस को, और इस रिपोर्ट के हवाले से। ठीक है। नाउ अब समझते थोड़ा सा इसको और ब्रेक ऑफ करते हैं, जहाँ पे समझेंगे कि एक्चुअली हिंडनबर्ग रिसर्च पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि वो रिसर्च फाउंडेशन क्या है और क्या करते हैं, या रिसर्च कंपनी क्या है, तो आप पढ़ सकते हैं। बट द पॉइंट इज, जो हमें समझने वाली बात है, ये आपको इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज में इनका डिटेल निकला है कि ये फर्म क्या है, क्या करती है, और किस तरीके से इन्होंने अपनी कंपनी को फाउंड किया, और एक्चुअली क्या बेसिक बिजनेस है, वो सब दिया हुआ है। नेथन एंडरसन जो इनका नाम है, जो फाउंडर है इस कंपनी के, हिंडनबर्ग रिसर्च के, उनका ये पिक्चर है। और साथ ही साथ जो ये रिसर्च करता, ये कंपनी करती क्या है एक्चुअली, ये अमेरिकन इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी है, फर्म फाउंडेड बाय नेथन एंडरसन, फोकस्ड ऑन शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये क्या करते हैं, शॉर्ट सेलिंग भी एक तरीके का ट्रांजैक्शन है, या पैसा बनाने का तरीका है स्टॉक मार्केट में, ध्यान दीजिएगा। सो ये खुद ही स्टॉक मार्केट में जब डील करते हैं, तो ये इनके पास ये रिसर्च का फर्म तो है ही, साथ ही साथ ये स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको सारी निटी-ग्रिटी सारी चीजें पता रहती हैं बड़े बड़े देशों की, जहाँ पे कि वहाँ के गाइडलाइंस क्या कहती हैं, कैसे परचेज करना है, कैसे सेल करना है। तो इनकी जो पकड़ है इस रिसर्च में बहुत तगड़ी है, और इसके पहले कई सारे ऐसे चीजों का खुलासा कर चुके हैं, जिसके, और ये सुनने में आ रहा है कि केतन पारेख वाला जो केस था, वो भी इन्होंने ही ओपन किया था। स्टॉक मार्केट में जो फ्रॉड हुआ था केतन पारेख के नाम से, जो केतन पारेख के जो ने किया था अपने कई सारी फ्रॉड वाली एक्टिविटीज के द्वारा, उसको भी इन्होंने ही ओपन किया था। और साथ ही साथ ये फेमस क्यों है, हिंडनबर्ग इज नोन फॉर इट्स एलिगेशन ऑफ फ्रॉड अगेंस्ट ऑटो स्टार्टअप निकोला कॉर्पोरेशन।
Nicola's founder Trevor Milton had to resign from his role as executive chairman after the report. तो उन्होंने इसके पहले ये जो निकोला कॉर्पोरेशन है इसकी न्यूज भी न्यूज़पेपर में आई थी और उनका भी कुछ ऐसे फ्रॉड का खुलासा इन्होंने किया था। साथ ही साथ डस हिंडनबर्ग ओनली शॉर्ट सेल सिर्फ शॉर्ट सेल नहीं करते हैं। जुलाई 2022 में हिंडनबर्ग हैड सेड इट हैड टेकन अ लॉन्ग पोजीशन इन ट्विटर आफ्टर द सोशल मीडिया फर्म सूट इलॉन मस्क। तो इनकी सोशल मीडिया में भी एक्टिविटी काफी है और साथ ही साथ कई चीजों में इनकी पकड़ है। आगे देखते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर डाली पे आएंगे। Hindenburg Research is a US-based research team that offers services in forensic financial research. So forensic financial research में ये डेटा देते हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विद अ फोकस ऑन इक्विटी क्रेडिट एंड डेरिवेटिव एनालिसिस। इक्विटी का मतलब शेयर से लगा लीजिए, इक्विटी का मतलब शेयर्स, और डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का जरिया देते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है डिराइव वैल्यू ऑफ एन एसेट। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है डिराइव्ड वैल्यू, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट की डिराइव्ड वैल्यू आपको मिले और वो आपको पैसा बना के दे, वही है डेरिवेटिव्स। और इस तरह के कई इंस्ट्रूमेंट मार्केट में होते हैं जिनसे आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए बता रही हूँ, ऐसे तो बहुत बहुत ज्यादा डिटेल है पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रही हूँ कि डेरिवेटिव्स का क्या होता है। डेरिवेटिव्स एनालिसिस और फोकस ऑन इक्विटी क्रेडिट के ऊपर ये रिसर्च करते हैं। नाउ देयर फंडामेंटल रिसर्च ऑफन इंक्लूड स्टडीइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन कंपनीज विद अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज। उसके साथ ही साथ फंडामेंटल रिसर्च जो होती है, इनकी दो तरह की रिसर्च होती हैं। एक होती है फंडामेंटल स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल, दूसरी होती है एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब डेटा के हिसाब से या डेटा एनालिसिस कह सकते हैं आप। तो एक तो होती है फंडामेंटल, मतलब कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या है, कब से शुरू हुई, क्या उसकी स्टार्टिंग रही, कैसे प्रॉफिट बनाया, बिजनेस कहाँ तक पहुंचा, वो हो गई फंडामेंटल। और इसका स्कोप क्या है, ये हो गया फंडामेंटल। और डेटा का मतलब हो गया जो स्टॉक मार्केट का जो डेटा होता है, जो स्टडीज होती हैं उसके हिसाब से आप स्टडी करके मार्केट का रिसर्च का डेटा आपके सामने रखते हैं। तो ये जो फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, मतलब कंपनी के बेसिस से लेकर के इंडस्ट्री के बारे में जो रिसर्च करते हैं, उसमें आता है स्टडी। इसमें स्टडी करते हैं, रिपोर्ट करते हैं कंपनीज की इरेगुलरिटीज, अनएथिकल प्रैक्टिसेस और बिजनेस से जुड़ी हुई जो बैड मैनेजमेंट है, जिस तरह की भी कोई भी अनएथिकल चीजों के बारे में ये रिसर्च करते हैं। इट्स प्राइमरी मेथड फॉर इन्वेस्टमेंट इज सेड टू बी शॉर्ट सेलिंग। पर ये जो खुद इनका जो बिजनेस है, प्राइमरी मेथड फॉर इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो शॉर्ट सेलिंग से ही करते हैं। समझेंगे शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। नाउ इसमें जो नोट ये कह रहे हैं कि शॉर्ट सेलिंग का मतलब यहाँ बता रहे हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। शॉर्ट सेलिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स बोरोइंग एन एसेट नाउ इन ऑर्डर टू सेल इट ओनली टू बाय इट बैक एट अ लोअर प्राइस एंड देन रिटर्न द बोरोड एसेट। इसका मतलब बेसिक मतलब ही समझा रहे हैं कि ये द व्यू टेकन बेसिकली एज ए बियरिश वन। तो इसमें दो इंस्टेंस होते हैं। पहला समझ लीजिए कि सपोज आपने आपने $100 खरीदे, आप 100 शेयर्स आपने खरीदे $50 के हिसाब से, ये मान के कि आगे चल के 60 रुपए में हो जाएंगे शाम तक। सुबह खरीदे और शाम तक सोचा कि 60 रुपए के हो जाएंगे। तो अगर सपोज करिए 60 रुपए के होते हैं तो भी आपका फायदा है, 70 रुपए के हुए तो भी आपका फायदा है। तो सपोज करिए आपने आपके पास शेयर तो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आपने 100 शेयर्स आपने खरीद लिए 50 रुपए के हिसाब से, ये मान के कि शाम तक ये 60 रुपए के हो जाएंगे और शाम तक ये आपके 70 रुपए के हो गए, तो आपको 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से फायदा हुआ, राइट। तो शाम को आप ये जो आपने 50 शेयर लिए थे, ये ब्रोकर को आप खरीद के वापस देंगे मार्केट से 50 रुपए के हिसाब से, और जो आपका बचा हुआ पैसा है वो आपका प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। ये है शॉर्ट सेलिंग। मतलब आपके पास कोई एसेट थी नहीं, जस्ट आपने सेल किया सबसे पहले और शाम को उसको बाय करके वापस ब्रोकर को दे दिया। ये एक तरीका मैंने आपको बताया शॉर्ट सेलिंग का, इसको थोड़ा सा और समझेंगे बाद में, ठीक है। तो ये जो काम है ये हिंडनबर्ग रिसर्च करता है और ऑलरेडी इनकी पकड़ है और तभी ये रिसर्च भी अच्छे से कर पाते हैं, आई गेस। अच्छा, अब आते हैं अडानी ग्रुप की, जिनके ऊपर न्यूज चल रही है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज इन इंडिया विच स्पेशलाइजेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन कोल, पोर्ट, सीमेंट, ग्रीन एनर्जी एंड इवन एडिबल ऑयल। मतलब इन सब में इनका जो इनका एक्सपोजर है ऑलरेडी इन सारे इन सेक्टर्स पे इनका स्पेशलाइजेशन है, कंपनीज हैं और एक बड़ी कंपनीज में इनका नाम आता है। साथ ही साथ इनका जो मेजर स्टेक है वो अंबुजा सीमेंट है, एसीसी लिमिटेड एज वेल एज न्यू मीडिया, जिन्होंने जो अभी जानते हैं टीवी में इन्होंने 30% स्टेक खरीदे हैं। अभी फिलहाल की न्यूज है कुछ समय पहले, और अभी काफी ज्यादा इसी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में ऑलरेडी पहले भी थे, जब इनका एडिबल ऑयल में इनका सबसे बड़ा स्टेक रहा और इसलिए फोर्ब्स में भी आए, और उसके बाद अभी एनडीटीवी के शेयर्स खरीदने से भी ये बहुत इनका नाम ऊपर आ गया था। इट्स ओनर मिस्टर गौतम अडानी हैज बीन one of the top 4 richest person in the world for some time now। तो सबसे सबसे रईस लोगों में ये रहे हैं 4 नंबर, टॉप के 4 लोगों में।
नाउ इनके कुछ कंपनीज के नाम देख लेते हैं। अडानी इंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, सेज, अडानी ग्रीन पावर, ट्रांसमिशन, टोटल गैस, अडानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट्स। इन सारी कंपनीज पे इम्पैक्ट आया है इस न्यूज के बाद। नाउ कुछ कुछ की आप समझते हैं कि वो क्या की पॉइंट्स हैं जो हिंडनबर्ग रिसर्च उठा रहा है अभी फिलहाल के लिए। इनके डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये समझेंगे कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए हमें क्या समझना है और हमारे जीएस 3 और 1 के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। सिर्फ उतना एक्सपोजर हमको लेना है ना, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग आर सम ऑफ द क्लेम्स मेड बाय हिंडनबर्ग रिसर्च ऑन अडानी ग्रुप। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो एलिगेशन लगाया है, और ये जो रिपोर्ट है मुझे एंजल वन एक स्टॉक ब्रोकर है उसकी वेबसाइट से मिली है, आप भी जाके उसको डबल चेक कर सकते हैं ना। पॉइंट नंबर 1 है ओवर वैल्यूड शेयर। वो कह रहे हैं कि आपने जो इनके जो शेयर हैं उनको ओवर वैल्यू करके इम्पोज किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो बैलेंस शीट होती है जिसपे हमको फाइनली पता चलता है किसी कंपनी के बारे में कि उसकी पिक्चर क्या है, कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उसमें इन्होंने अपने अपने शेयर्स को ओवर वैल्यू करके दिखाया है। ठीक है। इसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग का मतलब होता है जितना शेयर आप जनता को बेच रहे हो या जो शेयर आपसे कोई ले रहा है उसके बदले में उसको वैल्यू क्या मिलेगी, उसे कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपने बहुत ही इसको ओवर वैल्यू करके लगा रखा है, दिखा रखा है। और कन्वेंशनल मैट्रिक्स सच एज पी रेशियो, पी सेल्स रेशियो एंड ईवी, जो ये सब कैलकुलेशंस बता रहे हैं कि इनको भी बीट करते हुए अपने नंबर्स को ओवर वैल्यू करके रखा है। नाउ दूसरा एलिगेशन लगा रहे हैं कि डेट फ्यूल्ड बिजनेस। डेट फ्यूल मतलब आपका जो इनका जो बिजनेस है उसमें डेट ज्यादा है और उसको बैलेंस करने के लिए एसेट्स कम है। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी की वर्थ आपको देखनी है कंपनी की, तो आप ये देखेंगे कि उनके पास डेट तो हो, कि आप डेट, सारी कंपनीज मेजॉरिटी डेट पे ही चलती हैं, कैश पे कम चलती हैं। डेट तो हो और साथ ही साथ उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास एसेट्स भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास उधार ज्यादा होगा और एसेट कम होगी तो जब आपको वाकई उस उधार को रीपेमेंट करना होगा तो एसेट्स आप कहां से लाओगे। तो वो कह रहे हैं कि 5 आउट ऑफ 7 कीज लिस्टेड कंपनीज मेंशन हैव रिपोर्टेड करंट रेशियो ऑफ लेस देन 1। और इस करंट एसेट, इस डेट और एसेट को समझने के लिए एक कैलकुलेशन होता है जिसे कहते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। मतलब आपकी जो करंट एसेट्स है ना, जो एसेट्स हैं, करंट को भूल जाइए। ऐसे करंट का मतलब होता है छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, लाइक फॉर 1 ईयर। जो आपकी एसेट्स होती कम से कम 1 साल के लिए, उन एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, आपकी लाइबिलिटीज की वैल्यू कम होनी चाहिए और उसका रेशियो होना चाहिए 1.33। 1.33:1 मतलब 1.33:1 उसकी वैल्यू होनी चाहिए। पर ये कह रहे हैं कि आपका जो करंट रेशियो है वो 1 से कम है, क्योंकि डेफिनेटली आपने अपने वैल्यूज, अपने शेयर्स को ओवर वैल्यू करके रख रखा है। साथ ही साथ आपका जो डेट है वो ज्यादा है, लाइबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स आपकी कम है। दिस मीन्स दैट द टोटल अमाउंट ऑफ करंट एसेट इज लेस देन द टोटल अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज इन दोज कंपनीज। मतलब आपने जो करंट रेशियो है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी कंपनी की वर्थ को चेक करने का, उसको भी मैनिपुलेट कर रखा है, राइट। तभी तो इस ये -1 के होने पे भी आप सर्वाइव कर पा रहे हो, वरना यूजुअली ऐसा नहीं हो पाता है। This is not a healthy financial practice, as this means that the companies are unlikely to have adequate assets to pay off their liabilities in the short run. मतलब आप जो ये practices दिखा रहे हो, जो आप practice कर रहे हो, वो illegal है, manipulation है आपके डेटा में, कि आप सर्वाइव भी कर पा रहे हो वंस, जबकि आपका करंट रेशियो 1 से कम है, राइट। तो आपने लाइबिलिटीज ले रखी हैं। अच्छा, ये ले कैसे रखी है उसको समझते हैं। नाउ अब क्या कह रहे हैं कि प्रमोटर्स प्लेजिंग देयर स्टॉक, मतलब जो इनके प्रमोटर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, दिस मीन्स दैट प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी हैव टेकन एडिशनल डेट। मतलब आपके जो प्रमोटर्स ने एडिशनल डेट ले रखा है आपके शेयर्स के आधार पर, तभी तो आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है। आपने आपके जो शेयर्स हैं, आपकी जो मार्केट वैल्यू है उसको देखते हुए आपने ज्यादा लोन ले रखा है। अब ज्यादा लोन ले रखा होगा मार्केट से अपने को चलाने के लिए, तो डेफिनेटली बैंक्स के ऊपर उसका प्रभाव आता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने जो डेट लिया है ना, जो भी डेट है, मतलब लोन जो आपने लिया है, किससे लिया है? बैंक से लिया है। और बैंक के ऊपर इतना प्रेशर है तो हमारा एनपीए बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी तो कैपेसिटी ही नहीं है पे करने की। आपसे पैसा लेगा कैसे हम? क्योंकि आपने लाइबिलिटीज बढ़ा रखी है अपनी, और एसेट आपके पास है नहीं, क्योंकि आपने मेंटेन ही नहीं किया, आपने मैनिपुलेशन कर रखा है। तो इसका मतलब यहाँ फ्रॉड है, एक बबल क्रिएट हो रहा है, और बबल क्या है? एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो वो कह रहे हैं कि आपके प्रमोटर्स ने ज्यादा शेयर्स के कंपैरिजन को दिखा दिखा के आपने एडिशनल डेट दे रखा है। एज सीन एज
अबव द शेयर्स प्राइसेस आर क्लेम टू बी ऑलरेडी हाई, क्योंकि शेयर प्राइस ऑलरेडी हाई है, तो ज्यादा दिखा के आपने लोन उठा रखा है अपनी स्टेक को दिखा के, आपने गुडविल के आधार पे, मतलब आपने गुडविल दिखा दिखा के, बैंकों को अपनी रिपोर्टिंग दिखा दिखा के, शेयर वैल्यूज को दिखा दिखा के आपने लोन इकट्ठा कर रखा है। Therefore, promoters pledging stock to take on more debt is not a healthy financial practice, और ज्यादा लोन लेना भी healthy financial practice नहीं है, राइट? ध्यान रखिएगा, डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, इसको मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगी, कंफ्यूजिंग हो जाएगा स्टॉक मार्केट के हिसाब से। डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन होना चाहिए, वो भी इसका मतलब मेंटेन नहीं है इनका, कि जब ज्यादा डेट ले रहे हैं तो उसके बदले में उतने शेयर भी तो आपके पास होने चाहिए जो आपकी एसेट क्रिएट करते हैं, तो वो भी आपका बैलेंस नहीं है। नाउ फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने उठाया है कि जो आपकी कंपनी में जो मैनेजमेंट की टीम है उसमें ऐसे काफी लोग हैं जिनका जो पास्ट है वो क्वेश्चनेबल है, वो प्रमोटर्स बनने के लायक ही नहीं है, या फिर आपके मैनेजमेंट के लेवल के लोग नहीं है, जो पहले से फ्रॉडस्टर एक्टिविटीज है, कोई इवेजन छुपा के या एलिगेशन को छुपा करके आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, और इसकी वजह से वो फ्रॉड वाली एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ जो आपके प्रमोटर्स हैं ना, जो आप प्रमोटर्स का मतलब होता है जो कंपनी शुरू करने वाले जो प्रमोटर्स हैं, और जब हम प्रमोटर्स की बात कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, इन सारी कंपनीज के प्रमोटर्स की बात हो रही है, सिर्फ एक इंटरप्राइज की बात नहीं हो रही है। हर कंपनी के प्रमोटर, जो आपके प्रमोटर्स हैं जो बिजनेस को शुरू करते हैं, so it has alleged that in addition to the already higher proportion of promoter holding your share, मतलब आपके जो प्रमोटर्स हैं वो 74% तक के शेयर्स उन्होंने ही होल्ड कर रखे हैं, और वो क्या करते हैं, in significant portion of the remaining public shares are also controlled by shell companies, और जो बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है, ध्यान 74% तो प्रमोटर्स ने ले रखा है, और जो बचा हुआ परसेंटेज है वो शेल कंपनीज के नाम पे है। दे हैव टाइज विद अदानी ग्रुप, और वो जुड़ी हुई है अदानी ग्रुप से। शेल कंपनीज क्या होती हैं, जो जो मतलब जिनके अंदर कोई ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ नाम की कंपनीज होती हैं, पेपर पे सिर्फ पेपर की कंपनीज होती हैं, और वो उनको ऐसे ही क्रिएट किया जाता है। अशेल कंपनीज लाइक एन एम्प्टी शेल, देयर इज नथिंग इनसाइड, मतलब वो खोखली कंपनियां हैं, उनके अंदर उनके वो लिस्टेड तो हैं, फाइल पे तो बनी हुई है, लेकिन उनका जो पोटेंशियल है वो जीरो है, कुछ है नहीं, खोखली कंपनियां हैं। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, वो कह रहे हैं कि आपके जो प्रमोटर्स का मतलब, सपोज करिए एक कंपनी है, उसमें आपके 5 प्रमोटर्स हैं, उन पांचों प्रमोटर्स को आपने 74% शेयर दे दिए, तो बचे हुए जो, और बचे हुए आपके कितने बचे, आपके बचे 36, राइट? 36% शेयर आपके उन्होंने दे दिए शेल कंपनीज को, और इन शेल कंपनीज का भी आप जुड़ाव सीधे अडानी ग्रुप से है, मतलब सारे के सारे शेयर आप ही के कंट्रोल में है, राइट? 74% तो आपकी प्रमोटर्स के पास है, और उसके बचे हुए जो शेल कंपनीज जो आप ही ने क्रिएट करवाई हैं, वो भी आप ही के पास पैसा लाके दे रही है, मतलब आपका पैसा आप ही के पास है, और उन शेयर्स की जो वैल्यू है वो आपने ओवर वैल्यू कर रखा है, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रखा है, तो इसका मतलब सारा कंट्रोल आपके हाथ में। ये एक फ्रॉडवल, एक मैनिपुलेटिव चीज है, और एक फ्रॉड है एक तरीके का। ओके, नाउ अब समझते हैं दूसरा एस्पेक्ट, एक्सेस प्रमोटर कंट्रोल ऑफ शेयर। अब सेबी क्या कहता है, आपको कहेगा सेबी कहाँ गया, सेबी तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है, उसने ये सब चीजें क्यों नहीं देखी? तो एक्चुअली ये इस तरह के मैनिपुलेशंस जो होते हैं वो क्यों होते हैं वो भी समझते हैं। मैनी ऑफ दीज कंपनीज हैव अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ दीज देयर शेयर्स इन्वेस्टेड सोली इन द फर्म अंडर अडानी ग्रुप, और जो शेल कंपनीज है उनका पैसा भी अडानी ग्रुप में लगा हुआ, जो मैंने बताया। उसके साथ ये कहते हैं कि सेबी कहती है कि सेबी का जो नियम है ना, ये कंपनी तोड़ रही है, जो जितनी आपकी कंपनीज हैं ये सारे सेबी के नियम तोड़ रही हैं। क्यों? सेबी का मैंडेट है कि दैट रिक्वायर्स दैट एटलीस्ट 25% ऑफ द शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी टू बी पब्लिक शेयर होल्डिंग, मतलब 25% तो पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए, जो आपका है ही नहीं। आपने प्रमोटर्स ने ले रखा है, तो आपका जो 74% अगर प्रमोटर्स के पास है, तो जो मैंडेट है 25% का सेबी का, जो पब्लिक होल्डिंग होनी चाहिए, मतलब आपका 25% शेयर जनता के पास होने चाहिए, वो भी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये रूल है सेबी का, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मैंडेट्स 25% पब्लिक फ्लोट, ठीक है? ये भी आप तोड़ रहे हो, सेबी का नियम तोड़ रहे हो, और इसीलिए सेबी ने अब उनके स्क्रूटनी करने के लिए, आज ही द हिंदू में न्यूज है, स्क्रूटनी के लिए डाला है। Now this expose these companies to a high risk of being delisted, और ये इनका रिस्क है कि इन कंपनीज को डीलिस्टेड किया जा सकता है। अब सोचिए अगर इतनी सारी कंपनीज डीलिस्टेड हो जाएंगी तो अदानी ग्रुप का क्या होगा? नाउ द पॉइंट इज पम्प्ड अप डिमांड, और क्योंकि ये शेल कंपनीज भी आपकी हैं, प्रमोटर्स भी आपके हैं, अब क्या हो रहा है कि ये एक तरीके का डेलिब्रेट पंप अप क्रिएट करता है आपके आपके प्राइस में,
क्योंकि आप ही पैसा लेके आपने ही फर्म्स में लगा रहे हो इनडायरेक्टली राउट से। तो क्या हो रहा है, एक तरह की पंप अप डिमांड क्रिएट हो रही है, आपके शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं क्योंकि आपने मैनिपुलेट कर रखा है, और लोगों को क्या दिखता है, अच्छा ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, तो जनता भी आपके ऊपर प्रेशर पैसा लगाती है। उससे क्या होता है, एक्सेसिव बाइंग प्रेशर फ्रॉम कंपनीज, और उससे क्या होता है उनके ऊपर Adani stock price through excessive buying pressure. Buying pressure create होता है from companies that seem to be biased towards the Adani group itself. और वो खुद ही प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं अपनी ही कंपनीज के ऊपर पैसा, क्योंकि जो ये कंपनीज हैं वो उनका ओनरशिप आपके हाथ में है, उनमें एम्प्लॉयज आपके खुद के हैं, और जनता इसको देख के सोचती है कि आपकी जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रहे हैं, कंपनी अच्छा कर रही है, तो जो आम जनता है उसका पैसा भी आपके ऊपर जाता है। It is claimed that the delivery volume of Adani stocks may have been high because of possible wash trading. Wash trading करते हैं वो क्या है, buying or selling of a share by the same or related entities, मतलब अपने ही द्वारा उसको खरीदना और उसी को बेचना, इस तरह का इसको क्या कहते हैं, एक आर्टिफिशियल पंप अप क्रिएट कर रहे हैं आप। ठीक है, ये भी एलिगेशन हो गया। और ह्यूमर्स ये भी है, जैसे मैंने कहा था कि केतन पारेख वाला जो केस था वो भी इन्होंने ही हिंडनबर्ग ने ही उसको रिपोर्ट किया था, रेज किया था। Now, अब उसके बाद वो कह रहे हैं the report claims that one of the firms hired to book run the Adani Green Energy has had past problems with the SEBI, और जो इनकी जो एक फर्म है बुक रन करके अडानी द hired to book run the Adani Green Energy has कुछ सेबी से उनकी पहले की प्रॉब्लम रह चुकी है अपने बिजनेस एंटिटी को लेकर के। उसके साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो ये इन्होंने वन ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर को हाईलाइट कर रहे हैं कि आपका जो ऑडिटर का काम क्या होता है, बुक्स को ऑडिट करना कि वो ठीक है कि नहीं। तो जो आपका वो कह रहे हैं कि एक ऑडिटर है हायर टू ऑडिट अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी टोटल गैस, वो इज टू बी टू स्मॉल अ कंपनी एंड कंप्राइजिंग प्रोफेशनल टू यंग टू बी एबल। जो ऑडिटर है वो एक्सपीरियंस ऑडिटर नहीं है और किसी इतने बड़े बिजनेस को देखने काबिल ऑडिटर नहीं है, मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं है, और साथ ही साथ अगर वो बंदा एक्सपीरियंस नहीं है और उसके हवाले से बिजनेस इतना बड़ा है कि वो हैंडल ही नहीं कर सकता, जो आप उससे ऑडिट करवा रहे हो, मतलब आप जानबूझ के एक एक्सपोजर दे रहे हो मैनिपुलेशन का। तो इसीलिए इसको उन्होंने उठाया है कि जो अब आप कहेंगे सेबी कहाँ था, तो सेबी कहता है कि हमने वॉश के लिए सीए और सीएस को, सीए होते हैं या ऑडिटर्स को अपॉइंट किया था बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो जब ऑडिटर ही गलत रिपोर्ट दे रहा है तो सेबी सेबी उसमें क्या कर सकती है, जब तक उसके ऊपर कोई केस हाईलाइट ना हो तब तक सेबी सीए की रिपोर्ट को, ऑडिटर की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि ऑडिटर और सीए जो होते हैं वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के रजिस्टर्ड बंदे होते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट होता है, राइट। तो उन्होंने उसको भी उठाया कि जो आपकी प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑडिटर्स हैं, वो भी इनकेपेबल हैं, आपके लायक वो काम कर ही नहीं सकते, आपने ऐसे लोगों को ऑडिटिंग कराई है जो आपकी कंपनी को हैंडल करने लायक ही नहीं है। ना नोट, ये जो चीजें मेंशन करी जा रही है, मुझे ये जो एंजल एंजल वन वालों ने लिखा है कि एंजल वन ने कि ये सारे पॉइंटर्स हिंडनबर्ग रिसर्च ने उठाए हैं, और इसमें एंजल वन ने इसको कंफर्म भी नहीं किया है, इसको डिनाई भी नहीं किया है। ठीक, अच्छा आप समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो शॉर्ट सेलिंग में डील करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्ट सेल का मतलब क्या है। सपोज करिए ए है और ये ब्रोकर है, आपने इस ब्रोकर से 100 शेयर जो है 50 रुपए के हिसाब से आपने सेल कर दिए। सबसे पहले आप इसको सेल करोगे, आपके पास शेयर थे नहीं, आपने सुबह उठा के इसको सेल कर दिया स्टॉक मार्केट में, इस उम्मीद के साथ कि शाम को ये 60 रुपए की हो जाएंगे। ठीक है, 10 रुपए का प्रॉफिट आपको शायद हो सकता है, ये आपने स्टडी करी हुई है, बुक नहीं किया कहीं पे भी। दोपहर के 2:15 आपको लगा, आपने देखा कि इसका प्राइस 70 रुपए हो गया, मतलब आपको हर शेयर पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो शाम को आप क्या करोगे, आप फिर से बाजार से, मार्केट से यही 100 शेयर खरीदोगे और वापस इस ब्रोकर को दे दोगे 50 रुपए के हिसाब से। ठीक है, और 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपका जो प्रॉफिट हुआ है उसको बुक कर लोगे। ठीक है, एक तो ये सिनारियो है। दूसरा सिनारियो में क्या होता है, सपोज करिए दोपहर के 2 2:15 आपको लगा, देखा कि ये 50 से लिया था लेकिन फिर भी हम ये तो 40 का ही रह गया है, 10 रुपए का लॉस हो रहा है, तब भी आपको मार्केट से ये 100 शेयर आपको 50 रुपए के हिसाब से लेकर के वापस इस ब्रोकर को देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास वो शेयर थे नहीं, आपने सिर्फ सेल किया था और दोबारा उसको बाय करके आपको देने पड़ेंगे। तो एक शॉर्ट सेलिंग क्या है, एक तरीका का मेथड है जिसमें आप शेयर्स को ओन नहीं करते हो, सिर्फ आप ब्रोकर से उधारी पे लेकर के उस शेयर को बेचते हो, और शाम तक प्रॉफिट हो या लॉस हो किसी भी सूरत में वापस उस ब्रोकर को आप वो शेयर वापस कर देते हो, उसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग।
ठीक है। ये जो काम है ये हिंडनबर्ग रिसर्च ऑलरेडी करता है। ठीक है। नाउ अब देखते हैं कि एक्चुअली उसका इफेक्ट क्या आया, इतनी बड़ी ये एनालिसिस हो रही है और इसके साथ ही साथ एलिगेशन लग रहे हैं, तो अडानी के स्टॉक्स बहुत नीचे आ गए हैं। उनको इतने ही टाइम में 5 से 20% रेंज का जो है स्टॉक ड्रॉप हुआ है। साथ ही साथ 3.22 लाख करोड़ का उनको जो है हिट लगा है, इसको लॉस भी कह सकते हैं, हिट लगा है। और इसमें आम जनता का पैसा भी नीचे, क्योंकि जब कंपनी तो फ्रॉड कर रही है, मैनिपुलेशन कर रही है, पर आम जनता का पैसा भी तो लगता है, वो भी इसमें लगा है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। साथ ही साथ अभी वो फ्रेश एक एफपीओ ला रहे थे अपना, फर्स्ट पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ला रहे, सॉरी, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ला रहे थे, वो भी उसकी शुरुआत भी काफ़ी नीचे हो गई है और वो जो फोर्ब्स की लिस्ट में भी नीचे आ गए हैं। नाउ इसके साथ ही साथ इसका सिर्फ यही इम्पैक्ट नहीं है, एलआईसी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आया। वो कैसे कि एलआईसी जो है एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, सब जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या आया है कि वो अडानी के ऊपर उनका वो एज ए प्रमोटर, ध्यान दीजिएगा कि जो एलआईसी एक सिंगल लार्जेस्ट नॉन प्रमोटर डोमेस्टिक शेयर होल्डर था, शेयर होल्डर है अडानी ग्रुप का, जिसके ऊपर इन द 5 ऑफ द बिगेस्ट अडानी ग्रुप कंपनीज, उनके नॉन प्रमोटर का मतलब प्रमोटर तो नहीं है, लेकिन वो डोमेस्टिक शेयर्स हैं इस कंपनी के अंदर एलआईसी के, जो है जिसका उनको लॉस कितने का हुआ है, इस घटना से लॉस कितना हुआ, 16,000 के करोड़ करोड़ के लमसम लॉस हुआ है एलआईसी को, क्योंकि उनकी भी होल्डिंग थी, इस होल्डिंग है इन सारे कंपनीज में, और ये नॉन प्रमोटर डोमेस्टिक शेयर होल्डर है। तो इससे एलआईसी को भी बड़ा हिट लगा है, जो जो जिससे उनकी वैल्यू कम से कम 22% तक नीचे आ गई है। और इसके साथ लास्ट में अडानी, लास्ट का मतलब जो अभी फिलहाल न्यूज चल रही है, लास्ट आर्टिकल पेज मैं आपको दिखा रही हूँ ये, इसमें अडानी ग्रुप ने कहा है कि हम उनको लीगल एक्शन लेंगे इसके अगेंस्ट, और जिसकी क्योंकि उनको कम से कम 96,000 करोड़ वॉज अ इरोजन इन द मार्केट कैप ऑन अडानी ग्रुप ऑन वेंसडे, मतलब इतने बड़े अमाउंट का नुकसान हुआ है या मार्केट कैप उनकी नीचे आई है, डिमोलिश हुई है। सो इट्स अ बिग लॉस। सो जो कंपनी जो ये रिसर्च रिपोर्ट लगा रही है ना, बिना किसी, आप देखिए कितने सीधे सीधे एलिगेशन लगाए जो समझने में आ रहे हैं कि गड़बड़ी है, तो आगे देखते हैं कि एक्चुअली क्या होगा। सो आई होप ये आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर रहा है तो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे एक अच्छी एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए।